हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने स्टाफिंग के चैप्टर का पार्ट 1 जो था, मतलब हमने स्टाफिंग का मीनिंग पढ़ लिया था, स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ लिया था, है ना। उसके इम्पोर्टेंस पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टाफिंग के आगे के जो एस्पेक्ट्स थे, है ना, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग के आगे वाला जो एस्पेक्ट्स थे, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे मेजरली इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कह सकते हो या एस्पेक्ट्स कह सकते हो। एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, ये 3 होते हैं इसके। फर्स्ट है इसका रिक्रूटमेंट, देन सेकंड है सिलेक्शन, और थर्ड आता है इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम इन सबको डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन कैसे करते हैं, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे किया जाता है एक एम्प्लॉय का। ठीक है, स्टाफिंग रिलेटेड किससे है, उस एम्प्लॉय से है। तो एम्प्लॉय कैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा एम्प्लॉयज का, कैसे रिक्रूटमेंट होगी, कैसे सिलेक्शन होगा, इसका पूरा प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। तो जो रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, ये एक अट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, एंड आइडेंटिफाइंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच सम विल बी चूजन फॉर एम्प्लॉयमेंट। कि भाई ये हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करे, तो उन्हें अट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, है ना। तभी तो, ऐसे तो कोई भी इंटरव्यू देने के लिए आएगा ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, कि हमें लोगों को क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना होता है, मोटिवेट करना होता है कि आओ भाई हमारी कंपनी ज्वाइन करो। तो उसके लिए हम वैकेंसीज निकालते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं। तो वैकेंसीज निकालने के टाइम पे हम क्या करते हैं कि भाई हमें इतनी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है, इतने पे रिक्वायरमेंट है, इतने एम्प्लॉयज हमें चाहिए होंगे। तो जितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए होते हैं उन पे हम रिक्रूटमेंट करेंगे। तो भाई हमें 4 एम्प्लॉयज चाहिए, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि 4 एम्प्लॉयज अगर हमें चाहिए, तो क्या हम सिर्फ 4 ही एम्प्लॉयज को बुलाएंगे? नहीं ना, क्योंकि अगर 4 ही एम्प्लॉयज आएंगे तो हमें उनमें सिलेक्शन का कोई मेथड ही नहीं मिलेगा, कोई चॉइस नहीं मिलेगी। 4 है, 4 के 4 को रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें तो जो वैकेंसीज है हमारी उन्हें फुलफिल करना है। तो वैकेंसीज फुलफिल करने के लिए चाहे वो कैसे भी हो, क्वालिफाइड हो नहीं हो, नहीं अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी है, हमें उन चारों को रखना पड़ेगा। पर वहीं अगर 20 कैंडिडेट्स अगर हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं हमारे पास, तो उनमें से हम बेस्ट का सेलेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट फॉर हम उनमें से चूज कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली रिक्रूटमेंट का मीनिंग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना, अट्रैक्ट करना हमारी जॉब के लिए, कि भाई आओ हमारी कंपनी में क्या दो, इंटरव्यू दो एक बार। तो रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है लोगों को अट्रैक्ट करने का, एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने का अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, तो अब रिक्रूटमेंट भी क्या होती है, रिक्रूटमेंट का भी कुछ प्रोसेस होता है कि भाई रिक्रूटमेंट कैसे की जाएगी। तो रिक्रूटमेंट के भी 2 प्रोसेस होते हैं जिस तरह से रिक्रूटमेंट की जाती है, जस्ट लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, देखो बेटा, इंटरनल ये होता है कि इंटरनल में कंपनी के अंदर से जो भी वैकेंसीज फुलफिल की जाएंगी उन्हें इंटरनल सोर्सेज कहा जाएगा। अब एक्सटर्नल क्या है, वही इंटरनल का अपोजिट। ठीक है, इंटरनल का अपोजिट। अब इंटरनल का अपोजिट क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या करेंगे, हम बाहर से लोग लेके आएंगे, कि कुछ बाहर से लोग आए और हमारी कंपनी को ज्वाइन करें। ठीक है, तो जब हम इंटरनल पढ़ते हैं तो इंटरनल का मीनिंग समझ में आ गया, कंपनी के अंदर से वैकेंसीज को फुल किया जाता है। देन फर्स्ट है ट्रांसफर। अब कुछ इसका भी प्रोसेस है कि भाई इंटरनल में हम रख तो रहे पर इंटरनल में करेंगे कैसे। तो इंटरनल के भी 2 पॉइंट है, ट्रांसफर और प्रमोशन।
ट्रांसफर में क्या होता है बेटा कि ट्रांसफर और प्रमोशन दिखने में दोनों एक जैसे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रांसफर में तो क्या होगा कि एक इंसान को दूसरी पोस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, दूसरे में ट्रांसफर किया जा रहा है, बट सेम पोस्ट पर, ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो काम वो इधर वाले डिपार्टमेंट में कर रहा है सेम काम वो जिस ट्रांसफर डिपार्टमेंट है उसमें जाकर करेगा, ठीक है। पोस्ट में कोई चेंजेस नहीं आते। पर प्रमोशन में क्या होता है, पोस्ट तो आपकी चेंज हो ही रही है, मतलब ट्रांसफर तो आपका होगा, पर कौन सी पोस्ट पे होगा, अपने से एक ऊपर वाली हायर पोस्ट पर। ये क्या करता है, सेम पोस्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये क्या करेगा, सेम पोस्ट प्रोवाइड कराएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अथॉरिटी में, वर्क में कोई चेंजेस नहीं आता। पर प्रमोशन क्या करता है, प्रमोशन क्या करता है, प्रमोशन आपको हायर पोजीशन दिलाता है, ठीक है। कैसे होगा प्रमोट, हायर पोजीशन पे। इंटरनल समझ में आया, इंटरनल क्या है कि इंटरनल सोर्सेज में दो तरह से किया जाता है, एक तो ट्रांसफर के थ्रू और दूसरा प्रमोशन के थ्रू। ट्रांसफर में क्या होगा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या फिर एक सिटी से दूसरे ब्रांच में आपका ट्रांसफर किया जाएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में पोस्टेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। पर प्रमोशन में क्या होता है, आपको एक कंपनी की जो ब्रांचेज है उनमें होगा, तो एक कंपनी की ब्रांच से दूसरी कंपनी की ब्रांच में, खुद की सेम कंपनी की ब्रांच में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, बट आपको हायर पोजीशन दी जाएगी, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, आपकी अथॉरिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सब में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ऐसे वर्क करता है। ओके चलो, एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या चलता है कि इंटरनल हमने पढ़ लिया कि ट्रांसफर और प्रमोशन, ठीक है। मजाक मस्ती अपनी जगह, पढ़ाई भी करनी है ना। तो इंटरनल सोर्सेज में हमने पढ़ लिया कि ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों चल रहे हैं, कि ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों हमारे इंटरनली फोर्सेज हैं, हमारे खुद के बिजनेस के, हमारी कंपनी में से ही इन्हें क्या किया जाता है, लिया जाता है। कैसे लिया जाएगा वो पढ़ लिया हमने, ट्रांसफर और प्रमोशन के थ्रू लिया जाता है। ट्रांसफर और प्रमोशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। देन अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस पे। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, कंपनी के बाहर के सोर्सेज जहाँ से हम एम्प्लॉयज को ले रहे हैं, ठीक है। अब वो कौन से होंगे, जैसे पहला तो है रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। इसमें क्या करते हैं कि भाई कोई भी फैक्ट्री है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर गेट के ऊपर एक नोटिस फ्रेम कर दिया जाता है, और उस नोटिस में क्या बता दिया जाता है कि हमारी कंपनी के अंदर ये वैकेंसी है, ठीक है, और ये पोस्ट है, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा कुछ नोटिस प्रिपेयर करके फैक्ट्री, इंस्टीट्यूशन या जो भी हमारी कंपनी है उसके गेट पे एज ए नोटिस के थ्रू लगा दिया जाता है, ठीक है। वो गेट पर लगता है, ठीक है। बता दिया इसमें रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट, इट मीन्स फैक्ट्री, कंपनी, इंस्टीट्यूट कुछ भी है जिसमें वैकेंसीज की खाली है, उससे रिलेटेड सब कुछ लिखा कि ये पोस्ट है, ये पर्सन चाहिए, इतने लोग चाहिए, इस ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक पेज पे लिखा, देन फैक्ट्री के गेट पर चिपका दिया उसे। लोग बाग देखेंगे, उन्हें अगर इंटरेस्ट होगा कंपनी के अंदर आएंगे, इंटरव्यू देंगे, ठीक है। तो ये इजी और डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम इसे कैजुअल पे, इसे डायरेक्ट भी कहते हैं ना, ये डायरेक्ट होता है, इसमें कोई मीडिएटर की नीड नहीं होती। अब आ जाते हैं हम कैजुअल कॉलर्स पे। तो कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं या फिर जहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं उनमें हम लोग गए इंटरव्यू देने के लिए। अब वहाँ क्या हुआ, वो मैंने वही वाला प्रोसेस बताया था, रिक्रूटमेंट के थ्रू लोगों को 20 बुलाया जाता है, 4 सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि 20 में से आपको 4 ही थोड़ी पसंद, तो 8 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। तो सोचो आपने 10 पर्सन को पसंद किया था, उसमें से 4 बेस्ट निकाले, तो बाकी के जो 6 थे उनको आप लोग क्या करते हो, उनकी जो एप्लीकेशन है, उनका जो रिज्यूम है, एज ए मेंटेन, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप उसमें लगा देते हो, और उन लोगों को कह देते हो कि भाई अभी तो हमारे पास 4 ही वैकेंसीज थी जो फुलफिल हो गई, अब हमें जो कभी भी इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ती है वैकेंसी की, तो हम आपको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो उसके लिए जो भी कंपनी का रिसेप्शनिस्ट है, जो भी एचआर है, वो क्या करता है, ऐसे लोगों का रिकॉर्ड रखता है, एक लिस्ट बना के रखता है, एक फाइल मेंटेन करता है जिनमें लोगों के नेम,
रिज्यूम्स, सब कुछ मेंशन रहते हैं। ठीक है, तो वो होता है कैजुअल कॉलर। जब भी हमें कंपनी में जरूरत पड़ी हम उस फाइल को खोलेंगे, उसमें से जो भी हमारी वैकेंसी और पोस्ट के अकॉर्डिंग सही है उसे कॉल करेंगे, बोलेंगे आ जाओ भैया, आ जाओ इंटरव्यू दे दो और आ जाओ सेलेक्ट हो जाओ। अब इंटरव्यू भी उन्हें क्यों देना पड़ेगा, वो एक बार इंटरव्यू दे चुके हैं, अब तो उनकी डायरेक्ट हायरिंग भी हम कर सकते हैं, तो इससे कॉस्ट भी थोड़ी कम आएगी, है ना, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो कैजुअल कॉलर ये होता है कि जहां हम लोगों ने 10 लोगों को पसंद किया था, 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो उन 6 लोगों के रिकॉर्ड को हम मेंटेन करके रखते हैं। इन फ्यूचर कभी हमें जरूरत पड़ती है तो उसमें से हम उन लोगों को कॉल करके बुला लेते हैं। ठीक है, फिर आता है एडवर्टाइजमेंट। कई मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं वैकेंसी के लिए, पूरा पेज आता है न्यूज़पेपर में, तो है ना, कि यहाँ पे ये कंपनी है, इसमें ये पोस्ट है, ये वैकेंसीज है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, इतनी सैलरी देंगे, इतना ये करेंगे, इतना बहुत बड़ा चढ़ा की बातों को बता दिया जाता है ना। तो वो क्या है, लोगों को बुलाने का एक तरीका ही तो है इंटरव्यू के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, अपनी वैकेंसी का एडवर्टाइज दिया जाता है किसी भी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट में। न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू। चलो, फिर आते हैं फोर्थ पे, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। अब एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो है उन्हें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है ना, एजेंसीज कह लो या एक्सचेंज कह लो। अब ये क्या होती है, ये एक जॉब सीकर्स और जो कंपनी है उन दोनों के बीच का एक क्या है, कड़ी है एक तरह से। जो जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइड कराती है, इट मीन्स कंपनी प्रोवाइड कराएगी, और जो कंपनी वाले हैं उन्हें एम्प्लॉयज प्रोवाइड कराती है ना। क्या काम करती है ये, कंपनी वालों को एम्प्लॉयज प्रोवाइड करा देगी और एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, इसके बदले अब ये लोग क्या लेते हैं, थोड़े पैसे लेते हैं। पर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो कौन सा होता है, गवर्नमेंट फॉर्म होता है। एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड सारे काम करती है, और इसमें कंपनीज भी कौन सी होगी, गवर्नमेंट कंपनीज ही होगी। एम्प्लॉयज भी कौन होंगे, जो गवर्नमेंट कंपनीज में वर्क करेंगे, सिविल सर्वेंट्स बनेंगे। तो वही है, एम्प्लॉय एक्सचेंज क्या होता है, एक एक तरह से मीडिएटर है जॉब सीकर्स और कंपनीज के बीच की। कंपनीज जब भी उनको जरूरत होती है कि भाई हमारी ये वैकेंसीज है, इनमें हमें लोग चाहिए, तो वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स का यानी जॉब सीकर्स का पूरा डेटा रेडी रखती है। वो लोग उन्हें बता देते हैं कि भाई कोई जॉब आएगा हमें बताना, तो जैसे ही कंपनीज उनसे कॉन्टेक्ट करती है वो उस एम्प्लॉयज को बता देते हैं कि भाई आओ और इसमें इंटरव्यू दे दो, है ना। तो ये हाँ, एक तरह से ब्रोकर वाला काम। जो हम कंपनीज वो प्लॉट्स वगैरह खरीदने जाते हैं, तब जो ब्रोकर्स जो वर्क करते हैं वही काम होता है इनका भी, एज ए ब्रोकर्स के साथ। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेशन। अब क्या होता है, कुछ मैनेजमेंट के थ्रू भी लगते हैं कि भाई कहाँ पर क्या काम चल रहा है, ये सब मैनेजमेंट कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग भी चलता है कि मैनेजमेंट अगर किसी को हायर करता है, ठीक है, सपोज भाई आप लोग गए इंटरव्यू देने के लिए, मैनेजमेंट ने आपको बोला कि हाँ भाई कल आना परसों आना, आप स्पेसिफिक किसी एक डिपार्टमेंट के लिए गए हो, तो वो लोग भी क्या करते हैं, उन लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। आप लोग कभी भी जाओ कंपनी में, आप वहां जाके वो लोग कहते हैं ना आप अपना रिज्यूम छोड़ जाओ, हम बाद में आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, वो ये प्रोसेस यही है कि आप रिज्यूम रख जाओ, मैनेजमेंट को जब आपकी जरूरत होगी तो वो आपको कॉल करेंगे और आपको इंटरव्यू देने के लिए बुला लेंगे। होता वैसा ही सेम जो हमने इसमें पढ़ा था कैजुअल कॉलर्स में। पर कैजुअल कॉलर्स को होते हैं सेलेक्टेड पर्सन होते हैं जिनका हमने एक बार इंटरव्यू ले लिया है। इसमें कौन होंगे, जिन्हें हमने सेलेक्ट नहीं किया, जो आए थे हमारी कंपनी में, बीच बीच में आए थे, कभी इंटरव्यू देकर चले गए या रिज्यूम देकर चले गए। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और इन्हें वो भी कह सकते हैं कैंपस भी, कैंपस रिक्रूटमेंट भी कह सकते हैं। ये हमारी बुक में कैंपस रिक्रूटमेंट के नाम से है, या कैंपस, हाँ कैंपस रिक्रूटमेंट के नाम से है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन से जहाँ से क्या होता है, प्लेसमेंट होता है। ठीक है, कि कोई भी कंपनी थी, जैसे कि मैं एज ए कंपनी ओनर हूँ या फिर एचआर हूँ किसी कंपनी की, मुझे हमारे मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग चाहिए या मेरी कंपनी में काम करने वाले लोग चाहिए, तो मेरे कांटेक्ट होंगे कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूट से, जो लोग बाग स्किल प्रोवाइड कराते हैं, बच्चों को ट्रेंड करते हैं, इन लोगों से क्या होंगे, मेरे कॉन्टेक्ट होंगे। मैं वहाँ जाऊँगी,
वहाँ पे इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा, जो भी वॉटएवर जो भी हमारा प्रोसेस है वो वहाँ जाके फॉलो करेंगे और वहाँ से हम उन बच्चों को लेके आएंगे हमारी कंपनी में। प्लेसमेंट जो हमारे कंपनी कॉलेजेस वगैरह से प्लेसमेंट वगैरह होते हैं इंस्टीट्यूट से, वो ये होता है कॉलेज प्लेसमेंट। फिर आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन ये होता है कि भाई मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरा कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, मेरी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, मेरे फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने कहा है कि भाई तेरी कंपनी में कोई जॉब निकली तो मुझे बताना। जब निकली तो मैंने मेरे फ्रेंड को बुला लिया कि भाई आओ और इंटरव्यू दे दो, है ना। रिकमेंडेड वाले कौन से होंगे? जो एम्प्लॉय है कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, उसके कोई फैमिली वाले हैं, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, ठीक है, उन्हें बुला लिया तो वो कौन से होंगे? सारे रिकमेंडेड होंगे, ठीक है। आ तो बाहर से ही रहे, एम्प्लॉय हमारे अंदर का है पर उसके जो रिलेटिव है वो तो बाहर के हैं, तो उनको बुला रहा है वो कि भाई आओ और इंटरव्यू दे दो, तो इसके थ्रू भी होता है। फिर आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? अब जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो था एम्प्लॉयज एक्सचेंज वाला, ये क्या है? जॉब सीकर और कंपनी के बीच की एक कड़ी है, ये पढ़ा था। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लेबर और कंपनी के बीच की एक कड़ी होती है। लेबर चाहिए होते हैं पर डे वेजेस के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए, है ना। परमानेंट जॉब थोड़ी दे देंगे हम उन लेबर्स को, वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा वर्कर होते हैं हमारे। तो क्यों दे भाई, पूरा साल भर पेमेंट क्यों करेंगे? हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए उनकी नीड है, कोई प्रोजेक्ट आया, हमने क्या किया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट बना के रख रखा है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? बोलेगा कितने आदमी चाहिए तुमको, ये होता है ना। ठेकेदार जो हमारे घर बनाते हैं वो क्या करते हैं? कितने आदमी लगेंगे भाई तुम्हारे घर पे, तुम उसे बता दो कि भाई इतने आदमी लगेंगे, वो क्या करता है? अगले दिन उतने आदमी लेके तुम्हारे घर पहुंच जाता है। टाइलें बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, घर का कुछ भी करवाना है, पेंटिंग वगैरह, पर डे मजदूरी ले लेता है, वेजेस लेते हैं ना। तो ये लोग किस पे होते हैं? वेजेस पे होते हैं। पर इसमें एक पॉइंट होता है, ये सारे तो ऐसे हैं कि भाई काम करेंगे करेंगे, इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर कंपनी वालों की कॉन्ट्रैक्टर से कोई लड़ाई हो गई और कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के जा रहा है कंपनी, तो उसके साथ जितने लेबर्स आए थे वो भी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। वही होता है, ठेकेदार भी तो यही करता है भाई, ठेकेदार ने काम छोड़ दिया तो लेबर्स काम थोड़ी करते रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें भी जो ये होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये वैसा का वैसा सेम होता है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट बना के चलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बता देते हैं इतने लोग हमें इस प्रोजेक्ट के लिए इतने दिन के लिए चाहिए, चला आप, वो ले आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम कर लेते हैं। अब आता है टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग क्या है? वही है टेलीविजन वगैरह, वेब सीरीज, वो वेबसाइट वगैरह, बहुत सारे इंटरनेट के टॉपिक्स होते हैं, उन पर, टेलीविजन पर, रेडियोज पर हमारी कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट चलाता है एक तरह से, ठीक है। हमारी जो वैकेंसीज है उनके बारे में उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए टीवी, रेडियो या बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगी रहती है कई मार्केट वगैरह में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें लगी रहती है, उनमें यही एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलते रहते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? सारे टेलीकास्टिंग वाले में आते हैं, ठीक है। इट्स क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब आता है, आज ऐसा करते हैं हम सिलेक्शन का मीनिंग पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट किसी पार्ट में हम बना देंगे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो। तो सिलेक्शन का मीनिंग ये होता है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू डिटरमाइन विच कैंडिडेट्स आर मोर सुटेबल टू पर्टिकुलर जॉब। इसमें क्या देखा जाता है? चेक किया जाता है कि भाई जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं, है ना, उनका क्या किया जाएगा? सिलेक्शन किया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए वो लोग इंटरव्यू देने आए, क्या वो उसके लिए क्वालिफाइड है, क्या वो उसके लिए एलिजिबल है, ये इसमें चेक किया जाता है। उनकी क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी जो भी है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, सब कुछ किस में देखते हैं हम? सिलेक्शन में देखते हैं। सिलेक्शन के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं जो हम पढ़ेंगे, कि टेस्ट के थ्रू हो रहा है, इंटरव्यू लेने के थ्रू हो रहा है, या कोई मीटिंग अपॉइंट की है उसके लिए, मिनिस्ट्री अपॉइंट की है, वो सब मिलके इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं सिलेक्शन के, टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह सिलेक्शन प्रोसेस के पार्ट है। तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो इवेल्यूएट करता है जितने भी इंटरव्यू देने के लिए एम्प्लॉयज आए उनकी क्वालिफिकेशन देखेगा, जिस पोस्ट के लिए वो लोग आए उस पोस्ट के लिए कैपेबल है या नहीं है, एलिजिबिलिटी कैसी है, उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये सब कुछ चेक करके ही प्लेसमेंट आगे करता है ना। नहीं है तो उनको क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। तो मैंने बताया था जब हम वो पढ़ रहे थे कि सिलेक्शन क्या होता है, एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, लोगों की होप्स को क्या करता है? तोड़ देता है, कि वो लोग कितनी होप के साथ आते हैं
और रिजेक्ट हो जाते हैं। पर जो क्वालिफाइड है, जो बेस्ट है, इसका काम होता है सेलेक्ट करना बेस्ट वन को। ठीक है, भीड़ आ रही है, भीड़ में से जो लोग उनके काम के हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये एक तरह से इफिशियंसी प्रोवाइड कराता है अपने वर्क में। ठीक है, तो आज के लिए हमने सिलेक्शन का ये सारा टॉपिक पढ़ लिया, इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पढ़ लिए, सोर्सेज पढ़ लिए, रिक्रूटमेंट का मीनिंग पढ़ लिया। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स के 2 टॉपिक हमारे ऑलमोस्ट पूरे हो गए, थर्ड हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।